दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। आज हम MS एक्सेल पढ़ेंगे। एक मेरे भाई का मैसेज आ रहा है कि सर पढ़ने का मन ही नहीं करता है और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जा रहा है कॉन्फिडेंस टूटता हुआ जा रहा है, ना समय निकाल पा रहा हूँ मैं पढ़ाई के लिए। बात ऐसी है मेरे दोस्त, जिसे कोई नहीं सुधार पाता है ना, उसे वक्त अपने आप सुधार देता है। तो मैं यही कहूँगा कि वक्त को मौका मत दो सुधारने का, खुद ही सुधर जाओ और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि पढ़ा आपके देखिए एग्जाम पे ज़्यादा समय नहीं है। एग्जाम में ये हर एग्जाम के बाद आपको फील होगा, ठीक है। ये डर सभी को लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, ये है वो है, लेकिन हिम्मत के साथ में देखिए। बहुत सारे आपने इंटरव्यू सुने होंगे UPSC वगैरह वालों के कि मैं तो ये कहता था कि अब की बार दूँ ना इस वाले अटेम्प्ट को, लेकिन मेरे दोस्त ने ये बताया कि ना इस वाले अटेम्प्ट को तो दे और उस बार सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अपने आप को देखिए यही लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो पढ़ रहा है उन्हें पता है कि हाँ ये किस तरह से मेहनत कर रहा है, इसकी तैयारी कहाँ पर है, ठीक है। और जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं ना तो हमको सब डर लगता ही है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर की हमारी ये सभी अगली वीडियो में आज से MS एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं और इसे 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज आपको काम दूंगा, जो भी इसमें जितने भी बार है, कोई सा भी टैब है कि ये कहाँ है, रूलर बार कहाँ है, कि व्यू टैब कहाँ है, ये सब आपको मैं दे रहा हूँ। किसी भी किताब से आप कर लीजिए या फिर मैं कम्युनिटी टैब पर इसका फोटो डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है भाई। अच्छा आगे देखते हैं। देखिए इसमें देखते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल से देखिए पिछले एग्जाम में MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सारी शिफ्टों को मिलाए जाए लगभग 150 प्लस क्वेश्चन इसे MS एक्सेल से पूछे गए, ठीक है दोस्त। इसकी शॉर्टकट की मैं पहले ही करा चुका हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो हमारी अगली वीडियो है, देखिए MS एक्सेल। देखिए ये एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट का। किसका एग्जाम्पल है? स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। किसका? एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 शिफ्टों में कि MS एक्सेल किसका एग्जाम्पल है? स्प्रेडशीट का है। देखिए MS एक्सेल जो 2010 है, देखिए परीक्षा में 2010 ही पूछा गया है। उसका यूज देखिए किस में किया गया है? इसका यूज किया गया शॉर्ट ऑपरेशंस में। शॉर्ट ऑपरेशंस में इसमें क्या होता है कि डाटा जो हमारे पास, डाटा को विशेष क्रम में सेट करने के लिए, डाटा को विशेष क्रम में सेट करने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए और देखिए किसमें किया जाता है? बिलिंग करने में किया जाता है, बिल बनाने में, और बजटिंग में किया जाता है। बजटिंग में किया जाता है, बजट वगैरह बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल का। देखिए इसमें होती है वर्कबुक। एक एक से देखते हैं इनके बारे में। एक होती है वर्कबुक। देखिए वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वर्कबुक बनकर मिली होती है अब किस से? आपके रो और कॉलम से। किससे? रो और कॉलम से। देखिए अब क्वेश्चन एक पूछा गया है कि रो और कॉलम की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए रो होते हैं, रो जो प्रदर्शित होते हैं नंबरों के द्वारा, 1 2 3 4, ये क्या है? रो है। और ABCD जो है ये अल्फाबेटिक, इससे क्या प्रदर्शित होता है? कॉलम के द्वारा होता है। कॉलम होता है, इससे कौन होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि रो कैसे प्रदर्शित होते हैं, कॉलम कैसे, कि निम्न में से कौन सा रो का उदाहरण है। तो इसमें देखिए आपको ABCD दी जाएगी और 1 2 3 दी जाएगी, उनमें से आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे पूछ लिया जाता है इसमें वर्कशीट। वर्कशीट में कितनी सेल होती हैं? वर्कशीट जो होता है, वर्कशीट की जो सेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं? जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक में होती है क्या? वर्कशीट। जो वर्कशीट सेल होती है उसमें मैक्सिमम जो है कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं? वो है 32,767। कितने? 32,767। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। देखिए आगे रो के बारे में देखते हैं। रो में मैक्सिमम देखिए कितने अंक लिखे जा सकते हैं? 409। कितने अंक लिखे जा सकते हैं रो में? 409। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और आपके कॉलम में कितने लिखे जा सकते हैं? एक कॉलम में 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। रो में 409 अंक लिखे जा सकते हैं और आपके इसमें कॉलम में कितने लिखे जा सकते हैं? 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 6 से 7 शिफ्टों में पूछा गया है ये वाला 255 वाला, ठीक है। अच्छा जी अब देखते हैं रो और कॉलम कितने होते हैं। देखिए रो की बात करें, रो 65,536 से लेकर 10,48,576 तक होता है। कितना? 65,536 से लेकर 10,48,576 तक होता है, ठीक है। अब बात करें कॉलम की, तो कॉलम होता है 16,384। कॉलम कितने होते हैं? 16,384। 16,384 कितने होते हैं? ये होते हैं कॉलम। ये क्वेश्चन एक ही पूछा गया है दोनों से, ठीक है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। एक होता है क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन की वीडियो बना चुका हूं पहले, शायद दूसरी तीसरी वीडियो थी, ठीक है। वहां से आप जाकर देख सकते हो। आगे देखते हैं इसमें फाइल एक्सटेंशन। देखिए 2003 का जो MS एक्सेल था, उसका जो फाइल एक्सटेंशन क्या था? XLS।
और लेकिन 2007 के बाद क्या आ गया, दो XLS इसकी फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, फुल फॉर्म वाली वीडियो में देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जूम से कि MS एक्सेल में जूम कितना होता है। इसमें देखिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह की जूम पूछी गई है। देखेंगे जूम देखिए मिनिमम कितनी होती है 10% और मैक्सिमम कितनी होती है 400%। जूम देखिए मिनिमम कितनी जूम कर सकते हैं हम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने जूम कर सकते हैं किसी भी चीज को 400% तक जूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जूम का जो ऑप्शन है वो कहां पर मिलता है हमें। देखिए जूम का ऑप्शन हमें मिलता है स्टेटस बार में। कहां मिलता है? स्टेटस बार में, व्यू टैब में। कहां पर मिलता है? स्टेटस बार में, व्यू टैब में मिलता है। ये 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जूम का जो ऑप्शन हमें कहां पर प्राप्त होगा। ठीक है भाई, कहां पर प्राप्त होगा? स्टेटस बार में, व्यू टैब में। अगला हम देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखिए वर्ड में भी देखिए हमने जूम बताया मैंने इसे, ये आपके MS वर्ड में जूम मिनिमम 10% ही वहां होता है लेकिन मैक्सिमम वहां पर 500% हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगला हमारा अलाइनमेंट। अगला हमारा अलाइनमेंट देखेंगे। अलाइनमेंट देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब अलाइनमेंट से देखिए एक और टाइप पूछा गया है। एक अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अलाइनमेंट है इसमें देखिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अब डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी 2 प्रकार से पूछा गया है। देखिए कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट अलग होता है और कोई भी हमारा नंबर है तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट अलग होता है। देखिए टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है भाई? लेफ्ट होता है। और हमारा नंबर है, नंबर्स जो है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे पूछा जाता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है सेल एड्रेस B1 सेल एड्रेस है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे आपको दे देंगे कि C2 सेल एड्रेस है तो इसका कौन सी रो और कौन सी कॉलम होगी। ठीक है, देखिए B1 मैंने लिखा है, B क्या है? कॉलम है। ABCD बताया है, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं आपको जो कॉलम को। और आपका जो 1 है क्या है? रो है। देखिए B1 क्या है? कॉलम है। और B क्या है? कॉलम है। और 1 क्या है? रो। मतलब B1 का मतलब है सेल एड्रेस क्या होगा कि हमारी कौन सी कॉलम है? सेकंड कॉलम का कौन सा रो है? फर्स्ट रो है। अब अगर C2 को देखें हम, C2 में देखेंगे किस प्रकार से देखेंगे, ये हो गई हमारी क्या होगा? ये कॉलम हो गई मतलब थर्ड हमारी थर्ड कॉलम का क्या रो है? सेकंड रो है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखेंगे आगे देखेंगे हमारा हो गया सेल एड्रेस क्या है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल एड्रेस पे कि ये कौन से रो का कौन सा कॉलम है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे इस वर्कबुक से कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए वर्कबुक जो है, वर्कबुक की जो पहली जो फर्स्ट वर्कशीट होती है, वर्कबुक की जो फर्स्ट वर्कशीट होती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अब मान चलिए आपने कोई भी वर्कशीट बनाई तो उसका आपने कोई नाम नहीं दिया। देखिए हम कोई भी डाटा बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, या तो उसे नाम देते हैं या फिर उसे नाम नहीं देंगे हम, तो डिफॉल्ट नेम क्या होगा हमारा? क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये डिफॉल्ट नेम होगा हमारा सीट फर्स्ट के नाम से, सीट 1 क्या होगा? सीट 1 होगा हमारा जो डिफॉल्ट नेम होगा। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है? एक वर्कबुक में कितनी डिफॉल्ट वर्कशीट होती है? तो भाई वर्कशीट जो होती है वो होती है 3। कितनी वर्कशीट होती है? 3 वर्कशीट होती है एक वर्कबुक में। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे सेल रेफरेंस देखेंगे। सेल रेफरेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं रेफरेंस के। देखिए कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिलेटिव सेल, और एक होता है एब्सोल्यूट सेल, और तीसरा कौन सा होता है? कौन सा? एक होता है रिलेटिव सेल, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन से प्रकार का जो सेल रेफरेंस है वो डिफॉल्ट प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए रिलेटिव जो सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो क्या होता है? डिफॉल्ट प्रकृति का होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइवोट टेबल से। कहीं पे पिवोट टेबल लिखा जाता है, कहीं पे पाइवोट टेबल लिखा जाता है। ठीक है, पिवोट टेबल देखेंगे। पिवोट टेबल का देखिए यूज कहां पर होता है? कोई भी कैलकुलेशन करने में, कोई भी समराइज करने में, कोई भी एनालाइज करने में, कोई भी कंपैरिजन करने में, कोई भी आपका पैटर्न देखने में, कोई भी ट्रेंड देखने में। देखिए इसका मान चलिए कोई भी हमारा चैप्टर है बड़ा, उसका समरी लेख करना है हमें, उसमें से कुछ चीजें निकाल के एक अलग से उसमें रखना है वर्कशीट में। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? पिवोट टेबल का करेंगे। देखिए पिवोट टेबल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वैल्यू फील्ड कितना होता है? वैल्यू फील्ड कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256 कैरेक्टर इसमें पिवोट टेबल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पिवोट टेबल का जो आपका वैल्यू फील्ड है। ठीक है, यूज भी इसका कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे एक ऑप्शन होता है फ्रीज का। फ्रीज क्या होता है? देखिए ये ना हो जाता है कि हम बॉडी फ्रीज, वो हम खेलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं फ्रीज, तो
तो वही की वही हो जाना पड़ता है फ्रीज हमको, ठीक है। तो इसमें फ्रीज में क्या होता है, यदि हम फ्रीज पर ऑप्शन कर देंगे, क्लिक कर देंगे, क्या होगा, डाटा जो स्क्रॉल करना बंद हो जाएगा। हमारा जो डाटा है वो वही को वही होगा, ठीक है, कहीं पर भी स्क्रॉल नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, चाहे कितना भी हम माउस को घुमा लें। तो क्या होता है, फ्रीज से मतलब डाटा स्क्रॉल नहीं होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे हमारा फिल्टर, फिल्टर में क्या होता है, डाटा को स्पेसिफिक रो में दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें डाटा किसी भी स्पेसिफिक आपके रो में दिखाना है तो इसका प्रयोग करेंगे, फिल्टर का प्रयोग करेंगे। देखिए फिल्टर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के एल, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के एल है आपका फिल्टर की शॉर्टकट। आगे देखेंगे मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया कि मर्ज और सेंटर, मर्ज जो है कहां पर मिलता है, मर्ज ऑप्शन कहां पर मिलता है, अलाइनमेंट सेल में, कहां पर मिलेगा, सॉरी अलाइनमेंट टैब में। मर्ज और सेंटर जो ऑप्शन कहां पर मिलेगा, हमें अलाइनमेंट टैब में मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखिए कई रो और कॉलम के बीच एक हेडिंग दिखाने के लिए, हमारे पास कई रो है कई कॉलम है और उनके बीच क्या है, सिर्फ एक ही हेडिंग दिखानी है, हमें दोनों की मिलाकर एक हेडिंग दिखानी, तो क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। देखिए कुछ सिंबल्स पूछ लिए गए हैं एमएस एक्सेल से संबंधित, इन्होंने देख लेते हैं एक बार। एक देखिए, एक होता है डॉलर का जो चिन्ह होता है, किसका प्रयोग होता है इसका, देखिए एब्सोल्यूट या फिर पूर्ण एड्रेस बनाने के लिए, यदि हमें कोई पूर्ण एड्रेस बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ये डॉलर वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा एक से ज्यादा हैशटैग होंगे और लास्ट में जाके हमारे पॉइंट होंगे। ये कब होता है, जब देखिए कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम पड़ जाती है, हम इतना डाटा उसमें फीड कर देते हैं कि उसकी चौड़ाई कम पड़ जाती है, तो क्या होता है, वो हैशटैग का जो मार्क्स दिखाने लग जाता है और आगे जाके डॉट आ जाती है, ठीक है। मतलब हमारी कॉलम की चौड़ाई कम पड़ जाती है तो क्या दिखाएगा, हैशटैग दिखाएगा। आगे देखते हैं, आगे इक्वलिटी का प्रयोग क्या होता है, ये होता है एक्सेल फॉर्मूला में। अगर हम कोई एक्सेल फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे पहले इक्वल टू का जो है, इक्वल टू का क्या साइन का यूज करेंगे, ठीक है, सिंबल का यूज करेंगे इसमें कोई भी एक्सेल फॉर्मूला लगाने से पहले। फॉर्मूला देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। देखिए सबसे पहले होता है सम किसके लिए यूज होता है, इक्वल टू सम, सबके सामने जितने भी फॉर्मूला है सबके सामने इक्वल टू का चिन्ह होता है, ठीक है। सम का प्रयोग होता है किसी भी चीज का हमें योग करना हो, किसी भी डाटा को हमें योग करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा काउंट का प्रयोग होता है सेल की काउंटिंग के लिए, सेल्स जो होती है उसकी काउंटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है, काउंट का प्रयोग होता है। अगला एवरेज का प्रयोग होता है औसत निकालने के लिए, आपको भी पता है। आगे सीलिंग, देखिए सीलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और ये कंफ्यूजन वाली भी है। सीलिंग का प्रयोग होता है निकटतम पूर्णांक बनाने के लिए, निकटतम पूर्णांक लाने के लिए, मतलब कोई भी संख्या हमें कोई डाटा निश्चित नहीं पता है उसका, तो निकटतम जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम सीलिंग का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा सम एसक्यू को देखिए, सम का प्रयोग क्या होता है, योग का, एसक्यू मतलब स्क्वायर, मतलब किसी भी चीज को जोड़कर उसका वर्क करने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे हम सम एसक्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए अगली जो वीडियो आएगी उसमें हमारा एमएस एक्सेल खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने आपको काम बता दिया है, जितने भी आपके टैब हैं उन्हें आप खुद से याद कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके कम्युनिटी टैब पर जो है मैं फोटो डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और ये ऐसा है, देखिए ये इन्हें उठाकर देख सकते हैं, इसे पढ़ने के बाद में कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसकी मैं शॉर्टकट की पहले करा चुका हूँ। तो देखिए कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।